हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च इन संस्कृत लैंग्वेज इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अनुसंधान के विषय में बात करते हैं या अनुसंधान के विषय में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये विचार आते हैं कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम नवीन तथ्यों की खोज कर सकते हैं और नवीन सत्यों की स्थापना कर सकते हैं। वही क्या है, अनुसंधान कहलाते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के सामने प्राचीन समय से लेकर अब तक सदैव 3 प्रश्न आते रहे हैं ना, कब, क्यों और कैसे। अर्थात इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पहले भी आते रहे थे, अब भी आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने के लिए जब हम सत्य की खोज करते हैं, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, सत्य और असत्य में भेद स्पष्ट करते हैं और अंत में सिद्धांत की कसौटी पर उनका निरीक्षण करते हैं और वस्तुनिष्ठ तरीके से उन समस्या का समाधान करते हैं और अंत में निरीक्षण करने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य में कितनी सार्थकता रही है और कितनी सार्थकता नहीं है। अर्थात जो तथ्य है, सिद्धांत है, उसके द्वारा हम जिसके बारे में खोज कर रहे हैं उसमें कहाँ तक हम सफल रहे हैं और कहाँ तक हम सफल नहीं रहे हैं, वही क्या कहलाती है, अनुसंधान कहलाती है। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्या का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि हो सके और मानव के ज्ञान में अत्यधिक क्या हो सके, वृद्धि होने के साथ साथ उनकी जो समस्या है उन समस्या का निदान भी हो सके। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान है इसी के संपर्क में रेडमॉन तथा मोरी ने भी कहा था कि नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत प्रयास ही अनुसंधान है। अर्थात जो भी अनुसंधान है उसके अंतर्गत किसी मौलिक समस्या का ईमानदारी और समझदारी के साथ समाधान खोजने की वैज्ञानिक विधि है, जिसके निष्कर्ष सत्य, प्रामाणिक एवं परीक्षणीय होते हैं और इनसे तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी दी जाती है, जिससे संबंधित क्षेत्र के ज्ञान में वृद्धि होती है। वही क्या कहलाती है, अनुसंधान कहलाती है। अनुसंधान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं ना। री मतलब पुनः और सर्च मतलब खोज करना, अर्थात पुनः खोज करना ही क्या कहलाती है, अनुसंधान कहलाते हैं। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम पुनः दोबारा नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए जो खोज करते हैं वही अनुसंधान कहलाते हैं। ठीक है। अब जो अनुसंधान है वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मौलिक या शैक्षिक अनुसंधान और सेकंड है क्रियात्मक अनुसंधान। जो मौलिक अनुसंधान है उसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किसी व्यापक, सामान्य एवं सैद्धांतिक समस्या का विवेचन करके नवीन सत्यों, तथ्यों, सिद्धांतों और प्रत्ययों की स्थापना की जाती है, जिससे मानव जाति के संचित ज्ञान कोश में वृद्धि हो। इस प्रकार के अनुसंधान में न्यायादर्श सैंपलिंग का आकार बहुत बड़ा होता है और अनुसंधान को पूर्ण करने के लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा होती है। इसके निष्कर्षों को विद्यालय की परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि निष्कर्ष सामान्य होते हैं। अर्थात जो शैक्षिक अनुसंधान है ना
वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है और जिसका अंतिम लक्ष्य शिक्षण अधिनियमों एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। उसे ही क्या कहते हैं हम? मौलिक अनुसंधान या शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो इस प्रकार से है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। वह उन समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयास करता है जिससे वस्तुनिष्ठ विधि से समस्या के कारणों का पता लगाकर समाधान किया जा सके, तो यह क्रियाकलाप उस क्षेत्र का क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसे प्रयोग करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एम कोरे को दिया जाता है। एम कोरे ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया था कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। उन्होंने कहा था कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेकों व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस एम कोरे की थी। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में सुधार लाने की एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ विधि है जिसके द्वारा कार्यकर्ता या अभ्यासकर्ता क्या करते हैं? अपनी समस्या के कारणों को ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ उसमें सुधार की विधियों की भी खोज करते हैं। वास्तव में वही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। तत्पश्चात क्रियात्मक अनुसंधान का विकास, कि क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किस प्रकार से हुआ। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो इसका विकास है वो इस प्रकार से हुआ था कि इसकी उत्पत्ति का स्रोत आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत को दिया जाता है जो कार्य एवं संबंध पर केंद्रित होती है। इसके अनुसार किसी कार्यस्थल में कार्य करने वाले वहाँ की समस्या से भली प्रकार परिचित होते हैं, अतः समस्या के चयन तथा उसका समाधान ढूंढने के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वह अपने कार्य कौशल का विकास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसे सन 1926 ईस्वी में बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में प्रयोग किया, किंतु शिक्षा की समस्याओं में इसे प्रयोग करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एम कोरे को दिया जाता है, जिन्होंने टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय के होरेस मन लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन में रहकर इसे गतिशीलता प्रदान की थी। अब वास्तव में जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या है? प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करता है और जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता कोई शोध छात्र न होकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक या निरीक्षक होते हैं। और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी माने जाना लगा है और साथ ही साथ इसका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अब क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स, कि एक्शन रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं। जब भी कोई समस्या आएगी प्रतिदिन की तो उन समस्या के समाधान के लिए हमें इनके पदों का अनुकरण करना होगा। इसके जो पद हैं उनको इस प्रकार से विभक्त किया गया है 6 भागों में। सर्वप्रथम है समस्या को पहचानना तथा उसका कथन करना। सेकंड, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। थर्ड, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। फोर्थ, प्रदत्तों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर है प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। और सबसे अंत में है निष्कर्ष स्थापना, जो हमने सिचुएटेड किया ना
कि हमारा क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में। ठीक है, तो एक के बाद एक स्टेप के विषय में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स थे, समस्या को पहचानना तथा उसका कथन। इसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद समस्या को पहचानना एवं उसका स्पष्ट कथन है। समस्या जितनी स्पष्ट होगी, अनुसंधान कार्य उतना ही अधिक सरल होगा। विद्यालय के भीतर की समस्याओं पर ही शिक्षक, प्रबंधक या प्रधानाचार्य को क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। समस्या चयन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्या नवीन हो, उसके लिए जटिल प्रविधियों, कीमती उपकरणों, अधिक समय व श्रम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए तथा नयादर्श सुलभ हो एवं विद्यालय के किसी कार्य में बाधक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, समस्या के कारणों का विश्लेषण। समस्या का उचित कथनों में परिभाषीकरण करने के पश्चात उससे संबंधित कारणों का पता लगाना चाहिए। कारणों को सही या गलत ठहराने के लिए एकत्रित की गई साक्ष्यों का समस्या से तर्कयुक्त संबंध होना चाहिए तथा उन्हें वास्तविक होना चाहिए, जिससे उनका परीक्षण किया जा सके। थर्ड, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। जो हाइपोथेसिस है उसका हम निर्माण करेंगे। क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का संभावित समाधान होती है, इसलिए उसकी पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा का स्वरूप अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधानुसार निर्धारित करता है तथा प्रदत्तों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन या निर्माण करता है। वस्तुतः एक अच्छी रूपरेखा समस्या से संबंधित समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी होती है, अर्थात अल्प व्यय वाली वो होती है। नेक्स्ट, प्रदत्तों का संकलन। जब परिकल्पनाओं का निर्धारण करते हैं, उसके पश्चात उनके परीक्षण के लिए अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं? उपलब्ध साधनों के आधार पर परीक्षाओं के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और प्रदत्तों को सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रदत्तों का विश्लेषण। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और हमारे आंकड़े तब तक अर्थहीन होते हैं जब तक सांख्यिकीय विधियों द्वारा उनका विश्लेषण नहीं कर लिया जाता, और क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण द्वारा ही परिकल्पनाओं का सत्यापन भी किया जाता है। और सबसे अंत में था निष्कर्ष स्थापना। जब परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाए और इन प्राप्त निष्कर्षों का स्वरूप व्यवहारिक होता है, क्योंकि इनके आधार पर किसी नए ज्ञान की स्थापना न करके समस्या का समाधान किया जाता है और इन निष्कर्षों को उसी न्यायादर्श पर लागू किया जा सकता है जिससे आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, और उपयोगी निष्कर्षों को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध कर लेते हैं तथा अनुपयोगी निष्कर्षों का परित्याग कर देते हैं। ठीक है, ये इसके पद थे। अब इसके पश्चात संस्कृत में जब भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित तथ्यों का अनुकरण करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? समस्या का चयन करेंगे। समस्या जैसे सपोज किसी विद्यालय के किसी कक्षा 6, 7, 8 की कोई भी कक्षा होगी तो छात्रों की उच्चारण की अशुद्धि संबंधी समस्या है। ठीक है, फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे? समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे।
कारणों का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके द्वारा उच्चारण की जाने वाली जो अशुद्धि है उसका सर्वप्रथम क्या कारण है। जैसे क्या दोषपूर्ण ध्वनि यंत्र है, या दोषपूर्ण श्रवण है, या तो अक्षरों में वो भेद नहीं कर पाते हैं, या अशुद्ध लय ताल और गति है, या फिर छात्रों द्वारा उच्चारण अभ्यास की कमी है, या छात्रों का संस्कृत के प्रति रुचि नहीं है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण के लिए दंड या शुद्ध उच्चारण के लिए पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, और छात्रों द्वारा जल्दी करना तथा शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण और शिक्षक की संस्कृत के प्रति अरुचि। और ये हमें कैसे ज्ञात होगा, ये कक्षा में हमें ज्ञात होगा। कैसे प्रमाण, हमें कैसे प्रमाण मिलेंगे, जब कक्षा में हम उन्हें बोलते हुए देखेंगे, कक्षा में निरीक्षण करेंगे या छात्रों का साक्षात्कार करेंगे, इनके द्वारा ही हमें इन समस्या के कारणों का ज्ञात होगा। ठीक है, अब इन समस्या के कारणों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके पश्चात क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे कि जो छात्र है उनके शारीरिक विकार जैसे वाचन श्रवण में अगर कोई कमी है तो तुरंत उनकी चिकित्सा करा दी जाए और उनके उच्चारण में सुधार किया जाए। साथ ही छात्रों को नियमित अभ्यास कराया जाए और उनके उच्चारण में तथा लय ताल में सुधार किया जाए। और यदि शिक्षक अशुद्ध उच्चारण के लिए छात्रों को दंड भी करे तो कक्षा में सबके सामने क्या करवाना चाहिए, उच्चारण को शुद्ध कराना चाहिए, या टेप रिकॉर्डर से उसकी ध्वनि सुनना, अंक काटना, विद्यालय में थोड़ी देर रुककर अभ्यास कराना। इससे उनके उच्चारण में क्या होगा, सुधार होगा। साथ ही शिक्षक यदि स्वयं शुद्ध उच्चारण करे तो छात्र भी शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित होंगे। और शिक्षक यदि रुचि लेकर सहायक सामग्री की सहायता से शिक्षण कार्य करे तो छात्र भी संस्कृत विषय में अत्यधिक रुचि लेंगे। अब इसके पश्चात क्रियात्मक परिकल्पनाओं का परीक्षण, हम इनकी परीक्षण करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए पहले क्रिया कराएंगे, फिर विधि, फिर साधन और समय की हमें आवश्यकता होगी। जैसे कौन सी क्रिया कराएंगे, हम अलग अलग समय में अलग अलग क्रिया करा सकते हैं संस्कृत के अंतर्गत। जैसे छात्रों के ध्वनि यंत्रों की चिकित्सा, इसको हम चिकित्सा विधि के द्वारा, और साधन उचित चिकित्सा, और समय हमें 4 सप्ताह की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात छात्रों का नियमित अभ्यास कराए, और विधि के लिए हम भाषा के अंतर्गत जो काल चक्र है उनमें हम विद्यार्थियों से अभ्यास कराएं। साधन हम टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करें और हमें 2 सप्ताह की आवश्यकता होती है। फिर छात्रों को दंडित देना, छात्रों को दंड किया जाए, वो भी कक्षा शिक्षण के द्वारा मौखिक विधि का प्रयोग किया जाए, और 2 सप्ताह की आवश्यकता इसके लिए भी आवश्यक है। फिर शिक्षक द्वारा स्वयं शुद्ध उच्चारण, जो शिक्षक है वो स्वयं शुद्ध उच्चारण करे और कक्षा कार्य के द्वारा इनको उच्चारण करने का अभ्यास कराए। किसको, शिक्षार्थियों को। और जो साधन है टेप रिकॉर्डर का वो प्रयोग करे, इसके लिए भी 2 सप्ताह की आवश्यकता होती है। और सबसे अंत में जैसे शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग करना, जो शिक्षक है वो सहायक सामग्री का प्रयोग करे। प्रयोग कब करे, कक्षा शिक्षण के दौरान करे। और साधन सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया और 4 सप्ताह की इसके लिए भी आवश्यकता समझी गई। जब ये सारी क्रियात्मक परिकल्पनाएं छात्रों के उच्चारण सुधार में कितनी सहायक है, इनके बारे में हमें कैसे ज्ञान होगा, जब हम इनका प्रदत्त संकलित करेंगे, अर्थात डेटा कलेक्ट करेंगे और उन्हें महत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। साथ ही साथ इन डेटा का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और सबसे अंत में निष्कर्ष स्थापना कि हमने जो समस्या थी उसका समाधान किया तो हमें क्या निष्कर्ष मिला। जो प्राप्त आंकड़े थे उसकी महत्ता को हमने क्रम के एक व्यवस्थित रूप में किया, क्रमबद्ध तरीके से, और शोधार्थी परिणामों की स्थापना से पूर्व परिकल्पनाओं की
सत्यता की जांच के लिए एक निश्चित समय के पश्चात छात्रों के उच्चारण का पुनः निरीक्षण किया जाए तथा टेप रिकॉर्डर की ध्वनियों के आधार पर निरीक्षण करना चाहिए और इनके विश्लेषण से यह देखा जाए कि यदि छात्र उच्चारण में त्रुटि कम करते हैं तो परिकल्पना सत्य है, यदि त्रुटि करते हैं तो परिकल्पना क्या है, असत्य है। इसी प्रकार सभी परिकल्पनाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा तथा इससे प्राप्त निष्कर्षों को इसी कक्षा के इन्हीं छात्रों पर लागू किया जाएगा, न कि किन्हीं अन्य छात्रों पर। ठीक है, ये थे संस्कृत भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान। अब इसके पश्चात कि मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है या इनके मध्य अंतर विभाजित कीजिए, तो हमें इसके मध्य जो अंतर है उसके बारे में भी ज्ञान अर्जित करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके जो अंतर है उनको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम मौलिक अनुसंधान। जो मौलिक अनुसंधान है इसका जो उद्देश्य है वो नए तथ्यों और सत्यों की खोज करना, साथ ही नवीन सिद्धांतों की स्थापना करना है। वहीं इसके विपरीत जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका उद्देश्य समूह या व्यक्ति की कार्य प्रणाली में सुधार करना होता है। मौलिक अनुसंधान कोई भी स्नातकोत्तर का छात्र कर सकता है, लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, फिर मौलिक अनुसंधान संबंधी विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। और मौलिक अनुसंधान में इनके जो पद होते हैं उसका कठोरता से पालन किया जाता है और वहीं क्रियात्मक अनुसंधान के पदों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, साथ ही साथ जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें एक समय में कई या सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन किया जाता है। फिर मौलिक अनुसंधान, इसमें जनसंख्या में से शुद्ध न्यायादर्श लिया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान में इसमें समस्या से संबंधित व्यक्ति ही न्यायादर्श होते हैं। ठीक है, फिर मौलिक अनुसंधान इसके अंतर्गत प्रदत्तों का संकलन हेतु प्रामाणिक एवं वैध परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान इसके अंतर्गत प्रदत्तों के संकलन के लिए प्रामाणिक व शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है। फिर जो मौलिक अनुसंधान है उसमें प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकी प्रविधियां प्रयुक्त की जाती है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो मौलिक अनुसंधान है वो संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है, अर्थात जो निष्कर्ष है वो संपूर्ण जनसंख्या पर ही व्यक्त किए जाते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान में निष्कर्ष केवल न्यायादर्श पर ही लागू किए जाते हैं। और सबसे अंत में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं तथा सफल होने पर ही उपाधि दी जाती है या फिर उपाधि सफलता होने पर ही दी जाती है। और क्रियात्मक अनुसंधान में जो शोधार्थी होते हैं वे ही स्वयं निर्णय लेते हैं कि वह समस्या समाधान में कहाँ तक सफल रहे हैं और कहाँ तक सफल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये थे मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। अर्थात जो मौलिक अनुसंधान है उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और क्रियात्मक अनुसंधान है उसका क्षेत्र सीमित होता है। और हम क्रियात्मक अनुसंधान में प्रतिदिन की समस्या का ही समाधान करते हैं और इसके अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वो कोई शोध छात्र ना होकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और निरीक्षक हो सकते हैं। और वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। ओके, थैंक यू क्लास।